टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। बेटा, हमने पढ़ा था कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी कि कोई ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स अमल करेगी। जिस फोर्स की मिकदार जो है वो हमारे पास बराबर होती है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा के। और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम निकालते हैं भाई राइट हैंड रूल से, कि अगर हमारे पास एक वायर में से आई करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी है, तो उस पे एफ फोर्स अमल करती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरह से कि अगर सीधे हाथ की उंगलियां जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करें और अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो पाम जो है, सीधे हाथ की हथेली जो है, वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये एक वायर पर लगने वाली फोर्स है जिसकी मिकदार F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा है, और डायरेक्शन को हम राइट हैंड पाम रूल से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन भाई अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर की जगह एक रेक्टेंगुलर क्वाइल रख देते हो जिसमें से करंट पास कर रहा हो, तो क्या होगा? अब हम सपोज करते हैं कि हम एक रेक्टेंगुलर क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि यूनिफॉर्म है, इस तरह से रख रहे हैं कि हमारा क्वाइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर सकता हो। अब भाई ये जो रेक्टेंगुलर क्वाइल है इसकी 4 साइड्स हैं, ए, बी, सी और डी। ये इस क्वाइल के कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास 2 साइड्स तो आ जाती हैं, ए बी और सी डी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल होने का भाई क्या मतलब है कि इनके लिए जो एंगल थीटा है वो या तो 0 है या 180 है। जो साइड ए बी है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली वो 180 डिग्री को कोरिस्पॉन्ड करती है, और सी डी साइड पे जो करंट की डायरेक्शन है, जो कि जनरल लेंथ को रिप्रेजेंट करती है सी से डी तक की, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इन दोनों साइड्स पर जो लगने वाली फोर्स है भाई वो 0 होगी, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी जो है वो 0 होता है। तो अपर और लोअर रीजन पर कोई फोर्स जो है वो अमल नहीं कर रही, जबकि जो हमारी बकिया 2 साइड्स हैं, डी ए और बी सी, ये साइड्स जो हैं इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और डी ए और बी सी जो हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो भाई परपेंडिकुलर है, साइन 91 होगा, तो इन दोनों साइड्स पर मैक्सिमम फोर्स जो है वो अमल करेगी एंगल 90 डिग्री होने की वजह से, जिसको यहां पर F1 से रिप्रेजेंट किया गया है और F2 से रिप्रेजेंट किया गया है रिस्पेक्टिवली। यहां पे जो डॉट नजर आ रहा है आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड, और क्रॉस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरफ लगने वाली फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन इनटू द पेपर है। अब इन फोर्सेस को डिफाइन करते हैं। ये दोनों फोर्सेस जो हैं F1 और F2 ये मिकदार में बराबर हैं, और हम इनको लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2 एंड बोथ आर इक्वल टू ILB, क्योंकि एंगल जो है वो 90 डिग्री था, साइन 91 होता है, सिर्फ ILB रह जाएगा। अब ये जो डायरेक्शंस हैं
इन्हें भी एक दफा देख ले राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली कि अगर आपकी फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ अलाइन हो राइट हैंड की, और अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो डी ए साइड पर लगने वाली जो फोर्स है वो आउटवर्ड होगी। इसी तरह से बी सी साइड पर लगने वाली फोर्स जो है वो इनवर्ड होगी। यानी कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही हैं। F1 जो है वो बाहर की तरफ है, F2 जो है वो अंदर की तरफ है। जब दो फोर्सेस जिनकी मिकदार तो बराबर हो लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो, तो वो बाहम मिलकर कपल को जनरेट करती हैं। और कपल जो है वो फिर क्या करेगा, इस कॉइल को रोटेट करवाएगा सर्टन एक्सिस के अबाउट। तो भी हम देख सकते हैं इन दोनों फोर्सेस की वजह से कॉइल जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम इस टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं जो ये कपल प्रोड्यूस कर रहा है, और कपल का जो प्रोड्यूस करता टॉर्क है वो इक्वल होगा मोमेंट आर्म ऑफ कपल मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब कपल का मोमेंट आर्म क्या होगा बेटा, कपल का मोमेंट आर्म हमेशा बराबर होता है दो फोर्सेस के दरमियान फासले के। दो फोर्सेस जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर अमल कर रही हैं, इनके दरमियान जो फासला है वो कपल के मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इन जनरल F1 और F2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके हमने यहां पर A से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि इस कॉइल की विड्थ को कोरिस्पॉन्ड करता है। तो हमारे पास मूवमेंट आर्म जो है वो A आ जाएगा, और फोर्स जो है मैक्सिमम फोर्स जिसको अभी हमने डिफाइन किया ILB साइन 90 डिग्री। साइन 90 हमारे पास 1 होता है। स्मॉल a जो कि विड्थ है, अगर आप उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास भाई एरिया आ जाएगा कैपिटल A। तो जो मैक्सिमम टॉर्क जो हमारे पास आएगा जो इस कॉइल पर एक्ट कर रहा है वो बराबर होगा IAB के। बेटा ये यहां पर आपको जो डायग्राम नजर आ रही है, अगर आप इसका अपर व्यू देखें तो अपर व्यू कुछ इस तरह से होगा कि ये जो ब्लू लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये कॉइल के अपर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, CD रीजन को। यहां पर क्रॉस जो है वो करंट की डायरेक्शन को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि जब आप अपर रीजन से देखोगे तो करंट जो है वो इस तरफ जहां पर फोर्स F1 लग रही है इनटू द पेपर होगा, जिसको यहां पर डाउनवर्ड दिखाया गया है। जबकि जिस साइड पर फोर्स F2 अमल कर रही है उस तरफ करंट की डायरेक्शन जो है वो डॉट से रिप्रेजेंट की गई है, जो कि इन जनरल अपवर्ड है। यहां पर हमारे पास इन दोनों फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है और ये कॉइल रोटेट करना शुरू कर देता है। अगर आप एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए टॉर्क की बात करें तो उसके लिए हमारे पास मोमेंट आर्म क्या होता है, A/2, स्मॉल a/2। लेकिन अगर आप कपल की बात करते हैं तो कपल के लिए हमारे पास मोमेंट आर्म इन जनरल डिस्टेंस होता है दोनों फोर्सेस के दरमियान, और हम फिर उस मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो हमें उस कपल से जनरेट होने वाला टॉर्क देता है। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम टॉर्क को डिफाइन कर लिया, वो है जी हमारे पास IAB। अब भाई यहां पर अगर आप नोट करें तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अल्फा रिप्रेजेंट करता है एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड और
जो हमारी डी ए साइड की लेंथ है उसके दरमियान एंगल, जो कि 90 डिग्री है। अब अगर आपने टॉर्क को डिफाइन करना हो अल्फा के अकॉर्डिंगली, यानी कि हम टॉर्क को डिफाइन करना चाहते हैं उस एंगल से जो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के दरमियान बन रहा है, तो फिर क्या होगा भाई, हमारा जो टॉर्क है उसमें जो मूवमेंट आर्म है वो बराबर होगा ए साइन थीटा के। क्योंकि बेटा ये तो वो पोजीशन है जब टॉर्क एक्ट करना शुरू किया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, रोटेशन जनरेट होने की वजह से कॉइल जो है वो सेंट्रल पिवट पॉइंट के अराउंड मूव करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा फोर्स F1 और F2 की वजह से। देन अगर आप थीटा को डिफाइन करो तो थीटा जो है वो ये जो नॉर्मल है हमारे कॉइल का उसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है, जबकि अल्फा जो है ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है इसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। तो फिर हम इन दोनों एंगल्स के दरमियान रिलेशन क्या लिख सकते हैं, थीटा जो है वो बराबर होता है भाई 90 माइनस अल्फा के, क्योंकि नॉर्मल और प्लेन ऑफ कॉइल के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, और 90 ये जो टोटल एंगल है ये दो हिस्सों में डिवाइड है, थीटा और अल्फा में। तो फिर हम थीटा को डिफाइन कर सकते हैं 90 माइनस अल्फा। फर्स्ट केस में हमारे पास दो फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस था बेटा वो ए था, स्मॉल ए, लेकिन जब रोटेशन जनरेट होगी तो दो फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा उस रोटेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हुए अवे मूव कर रही हैं। तो एक वक्त आएगा कि जो हमारा कॉइल है वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा इस तरह से, और इनकी दोनों साइड्स पे जो अमल करने वाली फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी इस तरह से। एक F1 है और एक F2 है, अब दोनों के दरमियान फासला 0 हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा डिस्टेंस F1 और F2 के दरमियान कम होता चला जाएगा, और अब हमारा जो मूवमेंट आर्म है वो कम होता चला जाएगा, और वो हमारे पास भाई क्या रह जाएगा, ए साइन थीटा। यहां पे हाफ मूवमेंट आर्म दिखाया गया जो कि किसके बराबर है, a डिवाइड बाय 2 इंटू साइन थीटा के, और टोटल कितना होगा मूवमेंट आर्म दोनों फोर्सेस के कपल की वजह से, a बाय 2 साइन थीटा प्लस a बाय 2 साइन थीटा, वो a साइन थीटा होगा। और अगर आप थीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा लिखते हो तो साइन 90 माइनस अल्फा जो है वो हमारे पास भाई बराबर होता है कॉस अल्फा के। तो अल्फा के रिस्पेक्टिव हमारे पास फिर टॉर्क किसके इक्वल आ जाता है जी, आई ए बी कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है भाई। तो इस तरह से जब एक कॉइल जिसमें से करंट पास कर रहा हो, अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दो तो उस पर दो फोर्सेस ऑपोजिट साइड्स पर अमल करती हैं, जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट होता है और कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर देता है, और जनरेट होने वाला जो टॉर्क है वो बराबर होता है आई ए बी कॉस अल्फा के। अल्फा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के दरमियान। मैक्सिमम टॉर्क उस वक्त अमल करता है जब हमारा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो, अल्फा 0 डिग्री हो, और मिनिमम टॉर्क उस वक्त अमल करता है जब हमारा कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो जाए। देन हमारे पास जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास प्लेन ऑफ कॉइल है ऑरेंज कलर का, और ब्लू कलर में हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है।
इस सिचुएशन के अंदर जो है रोटेट करते हुए जब कॉइल आएगा तो मिनिमम टॉर्क जो है वो अमल करेगा, अल्फा जो है वो 90 डिग्री होगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। अब भाई हमने ये स्टडी किया है एक सिंगल कॉइल के लिए, लेकिन अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लूप्स हों, इस वक्त हमारे पास कितने लूप्स हैं? इस वक्त हमारे पास एक लूप है, लेकिन अगर हमारे पास n लूप्स हों तो फिर हम टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं एन आई ए बी कॉस अल्फा, यानी कि एक लूप जनरेट करता है आई ए बी कॉस अल्फा, और अगर n लूप्स होंगे तो इसके मल्टीपल में हमारे पास जो है वो टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से भाई हम n लूप्स के लिए टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं।